हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। थोड़ा सा उसको देखते हैं हम लोग। अक्सर इससे क्वेश्चंस आता रहता है, तो बहुत पहले इससे आईआईटी में सवाल आए थे और अब उसके छोटे छोटे फॉर्म के रूप में आपको जेईई मेन और नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है। सवाल क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे और थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी है। पीवी पर एक ग्राफ है और ये कोई ए पोजीशन हो गया और यहाँ कोई बी पोजीशन होगा। ए पर जो वैल्यू है फी की वो वी नॉट है और पी की जो है वो पी नॉट है। उसके बाद इसे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू बी तक लाया जाता है और बी जो हो गया यहाँ पर वॉल्यूम डबल हो जाता है और प्रेशर जो होता है वो हाफ हो जाता है, मतलब पी नॉट बाई 2 हो जाता है। तो इस तरह के हमें सिचुएशंस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पी नॉट बाई 2 और यहाँ पर ये पी नॉट। अब एक तो है कि इसका अगर आप टेम्परेचर पूछा जाए, ए पर टेम्परेचर जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर टी नॉट है, तो लेट टेम्परेचर एट ए इज टी नॉट, तो फिर टेम्परेचर एट बी आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा काम होगा निकालना। हमने पढ़ रखा है PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो उस पर अगर काम करें तो PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो कि NR है, तो इस हिसाब से हम लोग P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इसका इस्तेमाल करेंगे। तो P1 की बात करते हैं, ए पर प्रेशर, इसी को आप यहाँ पर ए मान सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पी ए क्या है, प्रेशर एट ए पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, और हमने कहा कि वहाँ टेम्परेचर है टी नॉट। बी पर आपने कहा कि प्रेशर हो गया है पी नॉट बाई 2, वॉल्यूम हो गया है 2 वी नॉट, तो टेम्परेचर वहाँ का टी बी वो हमें फाइंड करना है। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो पी नॉट वी नॉट बाई टी बी। इन दोनों को ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि टी बी इज नथिंग बट टी नॉट, ठीक है। मतलब कि यहाँ का भी टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, टी नॉट ही होगा। सो टी बी क्या चाहिए था, तो टी नॉट, ये एक मिल गया हमको। मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है, इक्वल है। यहाँ पर अगर टी नॉट है तो फिर यहाँ भी टी नॉट है। तो क्या मैं इसे एक आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकता हूँ? इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, तो क्या इसे आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीवी डायग्राम पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता था उसका जो कर्व आता था वो इस तरह से आइसोथर्म के रूप में आता था, वो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में आता था, ऐसा कुछ आता था, है ना। तो इस तरह से आता था, जबकि ये तो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ गया है, तो इसका मतलब कि ये जो होगा ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ये बात ऑफ कोर्स समझ लीजिए पहले। तो ए से बी अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप जा रहे हो तो दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई अननोन प्रोसेस है फिर, है ना, जिसमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो गया है, आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग आता तो ऐसा हो जाता। तो अगर ए से बी आइसोथर्मल आता तो इसके थ्रू जो एरिया बनता, एरिया अंडर द ग्राफ, आप देख सकते हैं ये इतना सा बनता। और ए बी जो अभी आया है, जो भी ये अननोन प्रोसेस है उसके थ्रू जो ये आया है, उसके थ्रू जो आ रहा है, तो आप एरिया को देखिए तो वो एरिया जो है यहाँ पर ये वी नॉट, ये 2 वी नॉट, तो वो एरिया ये पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो कहने का मतलब आइसोथर्मल वाला कम होगा और डब्ल्यू ए बी के थ्रू जो सीधा स्ट्रेट लाइन आया है, तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो आया, चाहे ये जो भी नाम हो, इस प्रोसेस का कोई जेन्युइन नाम है नहीं, कोई अननोन प्रोसेस ही है, हमने फिलहाल वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ए बी दिखाया, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो अधिक होगा। तो एक सवाल तो आपसे ये रहता है
कि अगर ए से बी तक आइसोथर्मली ले गए होते तो क्या वर्क डन स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से ज़्यादा होता? तो जवाब होगा नहीं, आइसोथर्मल वाला जो होता वो कम होता। अब इसमें आगे एनालिसिस कीजिए क्या कहता है। सो देखिए, अब जब ये आइसोथर्मल नहीं रहा तो इसका मतलब टेम्परेचर तो वेरी करेगा, है ना, टेम्परेचर तो वेरी करेगा। तो ये पार्ट को फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, ये पार्ट का डिस्कशन हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वेरी तो कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल में सेम है, एक जैसा है। तो क्या टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है? अगर डिक्रीज कर रहा है और फिर से वापस वही टेम्परेचर आना है तो मतलब कुछ दूर तक डिक्रीज करेगा और फिर उसके बाद इंक्रीज करके वापस जहाँ तक था वहाँ तक आ जाएगा, या फिर पहले ही इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज करेगा और जहाँ पहले था वहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि शुरू में क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो पीवी ग्राफ दे दिया इस तरह का और टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक और काम करना पड़ता है, यहाँ पे पूछता है कॉरेस्पॉन्डिंग VT डायग्राम, VT डायग्राम उसे ड्रॉ करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग VT डायग्राम वो कैसे होगा? तो इधर हम लोग V रखते हैं और इधर रख देते हैं T, कोई दिक्कत नहीं। जो A था वो अब आपका V0 यहाँ पर आएगा ना। तो शुरू में वॉल्यूम V0 था, बाद में हो गया है 2V0। तो A के सामने आ गया, सॉरी V0 के सामने आ गया A, जहाँ पर आपका V0 था और आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिया हुआ है T0, मतलब ये टेम्परेचर T0 हो गया। और फिर V0 भी हो गया और ये इसके सामने B पोजीशन, जहाँ वॉल्यूम तो डबल हो गया 2V0 लेकिन टेम्परेचर वही T0 है। तो क्या उस AB स्ट्रेट लाइन का इक्विवेलेंट VT डायग्राम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से AB दिया जा सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप A से B तक ले गए इस तरह से वर्टिकल लाइन में तो ये बन जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, जबकि आपने अभी अभी पता किया था कि ये तो आइसोथर्मल नहीं है, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाएंगे तो आइसोथर्मल तो नहीं है वो। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है जब आइसोथर्मल अगर होता तो हो जाता, लेकिन अभी तो नहीं होगा। और हमने ये भी पता किया सिर्फ इनिशियली और फाइनली जो है वो टेम्परेचर सेम है और उसके बीच में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, या फिर पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ जो है वो हमारा इधर से इधर जाए। अगर इधर से इधर जा रहा है तो हम यही कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो पहले डिक्रीज हो रहा है और ये कहीं मिनिमम तक आएगा और फिर उसके बाद वापस बढ़ता हुआ जहाँ था वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या होगा, डिक्रीज और इसके बाद इंक्रीज। या फिर ऐसा हो सकता है कि शुरू में ही वो इंक्रीज करे, इस पोजीशन पर वो T मैक्स प्राप्त हो, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग T मैक्स हो जाए। यहाँ पर जैसे T मिनिमम था, हालांकि इसके सामने ये लिखना चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, ये चीज है। तो मैक्सिमम हो और उसके बाद डिक्रीज करे, मतलब शुरू में इंक्रीज करे बाद में डिक्रीज करे। इधर क्या है, शुरू में ही डिक्रीज करे बाद में इंक्रीज करे। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई बताइए, जब A से B जाएगा तो शुरू में डिक्रीज करते हुए मिनिमम होते हुए फिर वापस अपनी वैल्यू को पकड़ेगा, या फिर शुरू में ही इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम होते हुए फिर अपनी वैल्यू को वापस पकड़ेगा। मैंने इन दोनों में कौन सा ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग सही होगा। और प्लस ये भी पूछ सकता है कि ये जो ग्राफ का नेचर आएगा वो किस तरह का कर्व होगा, क्या इसका कोई स्टैंडर्ड नाम कोई नोन कर्व होगा, उसका भी पता लगाना है। तो कहने का मतलब हुआ VT में इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। तो ग्राफ तो भाई इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। अब कैसे आएगा तो देखना है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन है या कर्व है क्या है नहीं है, इस पर एनालिसिस करना है।
अभी कुछ नहीं पता कि ये पाथ होगा, ये पाथ होगा, कर्व होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तो चलिए अभी तो ऐसे ही डिज़ाइन कर दिया। तो हमारा टारगेट है इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करना, तभी तो ग्राफ का सही से पता चलेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ t, v एज ए फंक्शन ऑफ t चाहिए, ठीक है। कैसे लाओगे इसे? तो देखो सबसे पहले तो हमें इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो होते हैं वो y बराबर एम एक्स प्लस सी से भी लिखे जा सकते हैं, और दो पॉइंट अगर आपको नोन है तो वहां से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दो पॉइंट अगर नोन है तो वहां से भी लिखा जा सकता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। कहिएगा कि दो पॉइंट तो सर यहाँ भी नोन है, तो यहाँ ये मालूम नहीं ना कि वो स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, उसी को तो ढूंढना है। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इससे भी एक स्ट्रेट लाइन गया है, तो वहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे तो जैसे एक फार्मूला होता है, अगर x1 x2 से गुजरे तो y माइनस y1 y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये आपने 10th क्लास से पहले पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में। स्ट्रेट लाइन लिखने का फार्मूला, दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से अगर गुजरता है तो ये ऐसे लिखते हैं। तो ये आप x1 मानो, ये y1 मानो, इसे आप x2 ले लो, इसे आप y2 ले लो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो फार्मूला करस्पॉन्डिंग y माइनस y1, तो इस पर पुट करिए अब आप। तो y की जगह ये वाली वैल्यू मतलब p, y1 की जगह वो देखिए p नॉट डिवाइडेड बाय y1 हो गया p नॉट माइनस y2 हो गया p नॉट बाई 2 इज इक्वल टू x की जगह v माइनस x1, तो x1 हो जाएगा v नॉट, और फिर आपका v नॉट माइनस x2, तो x2 हो जाएगा 2v नॉट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो p माइनस p नॉट अपॉन p नॉट बाई 2 इक्वल टू v माइनस v नॉट अपॉन माइनस v नॉट। ये आ रहा है। तो चलिए हमें तो इक्वेशन चाहिए था v और t का, लेकिन अभी तो फिलहाल हम p और v में जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। p माइनस p नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस साइन रखा है एक साथ, p नॉट बाई 2v नॉट। ठीक से देखिएगा, दिखेगा, फिर v माइनस v नॉट। तो p बिकम्स p नॉट प्लस, इधर p नॉट प्लस हो गया, प्लस में p नॉट आ गया, फिर आपका ये वाला चलेगा। तो क्या करूं मैं, ये माइनस को पहले गुना करके लिख रहा हूँ, जिससे क्या होगा, v नॉट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर बचेगा p नॉट बाई 2, और फिर बचा हुआ माइनस p नॉट बाई 2v नॉट टाइम्स v। तो हमारा ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो फाइनली आपको इक्वेशन जो मिला, थोड़ा छोटा कर देते हैं, p इक्वल टू ये माइनस पी नॉट बाई 2v नॉट पहले लिखते हैं, फिर v, और इनको जोड़ करके 3p नॉट बाई 2। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर नेगेटिव स्लोप, और ये हो गया m, तो ये हो गया x, mx प्लस c। इस तरह से आपका ये इक्वेशन हो गया, है ना। तो ये जो लाइन दिया हुआ है ए बी, उसका इक्वेशन हो गया, पी वी में आ गया, p इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई 2v नॉट इंटू वी प्लस 3p नॉट बाई 2। अच्छा, अब क्या करना है, हमें तो चाहिए था vt, तो कैसे लाओगे? तो वही बात, pv इक्वल टू nRT, और अपनी सुविधा के लिए n का झंझट खत्म कीजिए। तो pv इक्वल टू RT एक मोल के लिए हम लोग काम कर लेते हैं, इफ n इक्वल टू 1। तो कई बार क्वेश्चन में आपको n1 दे भी देगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब p की जगह क्या रखना है, हमें RT बाई v रखना है ना, मतलब p इज RT बाई v। ये हो गया। अब इसे उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो फंक्शन ऑफ t चाहिए था ना, तो p की जगह अब हम रखने वाले हैं RT बाई v इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई 2v नॉट इंटू v प्लस 3p नॉट बाई 2।
ये बात आ गई। अब हमें तो वही VT चाहिए था भाई, VT दिख तो रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा, इसको साफ साफ करना पड़ेगा। देखिए इसको इधर लाइए, तो P0/2 V0 इंटू V प्लस RT/V इक्वल टू 3P0/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, LCM ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड में LCM ले लीजिए। तो क्या होगा 2V0 इंटू V, 2V0 इंटू V, तो V यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो P0 इंटू V स्क्वायर प्लस V एक बार में कैंसिल होगा, सो 2V0 RT है ना, इक्वल टू 3P0/2। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें। LCM ले लिया हमने, ये भी यहाँ दिक्कत कर रहा है तो यहाँ लिख दीजिए 2V0 V, LCM 2V0 से सिर्फ V आएगा तो V गुना हो गया, P0 V स्क्वायर हो गया, प्लस V आएगा 2V0 इसमें इंटू होगा 2V0 RT इक्वल टू 3P0/2 हो गया। अब इसको उठा के यहाँ गुना कीजिए, तो P0 V स्क्वायर प्लस 2V0 RT इक्वल टू, आप इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कीजिए, अब जो बचा उसे लिखिए, तो 3P0 V0 इंटू V हो गया इक्वेशन। P0 V स्क्वायर इधर लाइए, माइनस 3 टाइम्स P0 V0 इंटू V प्लस 2 टाइम्स V0 RT इक्वल टू 0। ये है हमारा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन V एंड T। ठीक है, V और T में आपका ये इक्वेशन। अच्छा, ये V एज ए फंक्शन ऑफ T लाना, अब ये तो क्वाड्रेटिक के हाथ में चला जाएगा बात, तो हम लोग उधर नहीं जाते, लेकिन VT में ग्राफ कैसा होगा वो हमको इस इक्वेशन से पता चल रहा है। V में हो गया पावर 2, T में हो गया पावर 1, तो इसका मतलब दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन बनेगा। ओके, पैराबोला का इक्वेशन बनेगा जो T के अलोंग ओपन होगा और इसका वर्टेक्स भी कहीं एक्सिस से शिफ्टेड होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सिस से देखिए शिफ्टेड है और T के अलोंग बनेगा, तो मतलब आइदर ये इस वाले पैराबोला का पार्ट होगा या फिर इस वाले पैराबोला का पार्ट होगा। ठीक है, तो किसी ना किसी पैराबोला का पार्ट जरूर होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये जो ग्राफ आपका आएगा वो किसी कर्व का ही आएगा और ये कर्व जो होगा पैराबोला होगा। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन V and T is part of parabola या is a part of parabola, पैराबोला का एक पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो ये कर्व होगा या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, लेकिन होगा ये जो पैराबोला का तो पार्ट, जो ये इक्वेशन सजेस्ट करता है। अब हम लोग फर्दर डिस्कशन क्या करते हैं, फर्दर डिस्कशन हम लोग टेम्परेचर के बारे में करते हैं कि जो टेम्परेचर आएगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा या फिर मिनिमम कहाँ पर होगा। अगर इस पाथ को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं मिनिमम होगा, तो करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, टी मिनिमम। कहाँ पर आएगा वो टी मिनिमम या टी मैक्सिमम, हो सकता है एक ही जगह पर, जो भी आए कोई एक ही पाथ को फॉलो करेगा ना, है ना। तो ये वाला पोजीशन कौन सा होगा। अगर सिमेट्री की बात करें तब तो लग रहा है कि ठीक बीच में जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करके ही देखना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई, तो आइए वो भी कर लें। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ इस इक्वेशन से हमको टी प्राप्त करना पड़ेगा और मैक्सिमम मिनिमम के लिए जैसा हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं डिफ्रेंशिएट करके जीरो करके देखना पड़ेगा। तो आइए जरा देखें उसको। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर टी का काम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टी लाते हैं, टी एज ए फंक्शन ऑफ वी लाते हैं। ठीक है, ये लाना थोड़ा ऐसा यहाँ पर ये हो गया कि फिर आप वो चाहे तो क्वाड्रेटिक से v इक्वल टू समथिंग समथिंग लिख सकते हैं जो t के फंक्शन में आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा हम लोगों को कि t एज ए फंक्शन ऑफ v ले आए, तो इसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होगी। v एज ए फंक्शन ऑफ t यहाँ पे लाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि v में क्या है वो स्क्वायर फंक्शन हो गया है और t में लीनियर है, तो t लाना ज़्यादा आसान पड़ेगा और t के बारे में ही आपसे पूछता है, करस्पॉन्डिंग v भी जहाँ पूछेगा निकल जाएगा। देखिए तो t कैसे लाइएगा, तो ये वाले को देखिए ध्यान से।
इसको देखिए ध्यान से, तो यहाँ से t मिल जाएगा। क्या करना है, बस इस v को इधर लाके गुना करना है, r से डिवाइड करना है। तो दिस t इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई 2v0, v से गुना कर दीजिए तो क्या हो गया v स्क्वायर, और t उधर ये r डिवाइड कर देना है ऐसे, फिर प्लस, फिर ये v इधर लाके गुना करिए तो 3p0 v बाई 2, और वो r नीचे आ गया 2r, ऐसा कुछ हो गया है ना। तो t इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट बाई 2p0 इंटू वी स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये r इधर नीचे आ जाएगा, और फिर ये वाला फिर से यहाँ पे v गुना हो गया, और ये r नीचे आ गया, तो वो दिख गया t। अब क्या करना है हमें कि t एज ए फंक्शन ऑफ v तो हमें दिख रहा है साफ साफ। तो अब हमें फॉर t मैक्सिमम या t मिनिमम का पता लगाना है, और इन दोनों कंडीशन के लिए डिफरेंशिएट करिए और 0 के बराबर कीजिए, एक किया जाता है तो पुट करना पड़ता है ये। तो dt बाई dv निकालिए, यहाँ पे v से डिफरेंशिएट करिए इसको, तो कांस्टेंट्स तो बाहर ही रह जाएंगे, और v स्क्वायर का 2v, फिर प्लस 3p0 बाई 2r, और v का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है। और इसको क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। ये एक बार डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ, अब इसको 0 के बराबर पुट किया, तो ये माइनस प्लस उधर जा करके ये देखिए खत्म हो गया, ये वाला उधर रख देंगे, क्या हो गया 3p0 बाई 2r इज इक्वल टू, उस तरफ गया तो p0 बाई v0 r इंटू v, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो इससे देखिए यहाँ पे p0 कैंसिल हो गए, r हट गया, तो जो v मिला, क्या मिला 3 बाई 2 टाइम्स v0। इसका मतलब हुआ कि चाहे वहाँ t मैक्स मिले चाहे t मिनिमम मिले, मिलेगा कहाँ, एट v इक्वल टू 3 बाई 2 v0 पे, मतलब 1.5 टाइम्स v0 पे। तो ये जो आपका ये लाइन है ना, ये बिल्कुल एकदम सेंट्रल लाइन 1.5 v0 यहाँ पर आएगा, और यहीं पर मिलेगा या तो t मिनिमम या t मैक्सिमम, लेकिन एक बार में मिलेगा तो कोई एक ही है ना, ग्राफ तो कोई एक ही लाइन को इस तरह से फॉलो करे चाहे इस तरह से फॉलो करे, तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसका पता लगाना है। ये तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से किसी कोई का भी पता लगाएगा ये। चलिए नाउ अगेन, अब वो मैक्स है कि मिनिमम उसका पता लगाने के लिए आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2t बाई dv स्क्वायर का साइन चेक करना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, d बाई dv ऑफ dt बाई dv, मैंने 2 बार आपको डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो dt बाई dv, ये वाला टर्म आ गया था, तो इसको जरा अच्छे से यहाँ पे लिखिए, ये क्या था, ये था माइनस p0 अपॉन v0 r, और ऊपर में भी फिर प्लस 3p0 बाई 2r, ठीक है। ये वाला, इसको इक्वल टू 0 नहीं करना है, इसको बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिए, इसमें तो कांस्टेंट्स भरे पड़े हैं, माइनस p0 v0 r, और v का हो गया 1, और फिर ये वाला जो है पूरा पूरा कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या मिला हमको, माइनस p0 बाई v0 r, जो क्या है एक निगेटिव नंबर है, साफ साफ दिख रहा है दिस इज निगेटिव, और जब भी डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो रहा है, और ये ऑलवेज के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब निगेटिव है तो फिर वहाँ मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। जब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो, उसका साइन लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तो फिर हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केस में मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, हेंस टी मैक्स विल एग्जिस्ट, और उसको जहाँ एग्जिस्ट करना है वहाँ करे। कहाँ एग्जिस्ट करना है, तो v इक्वल टू 3 बाई 2 v0 पे, वही जो 1.5 टाइम्स v0 हुआ, वहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तब यहाँ से ग्राफ आपका क्लियर होता है कि ये जो ग्राफ आप दिखा रहे हो, ये ग्राफ यहाँ पर नहीं आएगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते हुए मैक्सिमम होगा, फिर घटते हुए जहाँ था वहाँ पहुँच जाएगा। और ये इक्वेशन कैसा होगा, पैराबोला का इक्वेशन होगा,
तो ग्राफ जो है वो इस तरफ ऐसे इधर कट करेगा। खैर, तो टी मैक्स विल एग्जिस्ट, और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो टी मैक्स एग्जिस्ट करेगा 1.5 V0 पे। कभी कभी कुछ सवालों में इस टी मैक्स की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो आइए जरा उसको कैलकुलेट करें। तो ये जो टी मैक्स है वो आपको इसी v पर एग्जिस्ट करेगा, तो ये v आपको उठा के इस वाले में रख देना है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस P0 बाई 2V0 R और v स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर, तो 9/4 टाइम्स V0 स्क्वायर, देन 3P0 बाई 2R, और यहाँ भी वही भी पुट करना है, तो 3/2 टाइम्स V0। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए ढंग से, देखिए कितना आ रहा है। तो इनमें कॉमन करेंगे हम लोग, कॉमन क्या क्या आ जाएगा, तो ये टर्म पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा। 9 टाइम्स P0, देखिए एक V0 तो कट गया, 9 टाइम्स P0 V0 बाई 4R, पूरा पूरा कॉमन आ गया। और इधर देखिए क्या बच गया, तो 9 टाइम्स P0 V0 ऊपर का आ चुका है, 4 आ चुका है, R आ चुका है, बस 2 बचा है, तो माइनस ऑफ हाफ बचा हुआ है, और इधर आपका ये 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो एक और हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो 9 टाइम्स P0 V0 बाई ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 टाइम्स R। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 P0 V0 बाई 8R हो गया। ओके, अच्छा अब अगर मान लो आपको तो कहा कि यहाँ पर T0 टेम्परेचर था, तो P0 V0 के टर्म में अगर पूछता है तब तो ये आंसर हो गया, लेकिन T0 के टर्म में अगर पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल होगा। देखिए ए पोजीशन पर V0 T0 और P0 यही सब था, वहां पर प्रेशर भी क्या था, ए पर P0 था। तो आपको पता है कि P0 V0 अपॉन T0 इज ए कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू NR, या फिर आप एक मोल के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ R, चुके हमने सारा एनालिसिस एक मोल के लिए ही किया है, N फालतू का रखेंगे कोई फायदा नहीं उससे, तो R ही रखिए। तो P0 V0 को आप R कह रहे हो, इसका मतलब है कि P0 V0 बाई T0 को R कह रहे हो, इसका मतलब P0 V0 बन जाएगा R टाइम्स T0, तो वहां पुट करिए, P0 V0 इज R टाइम्स T0, तो ये R कट जाएगा, क्या बचा 9/8 टाइम्स T0, और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 1.20, तो 1.125 टाइम्स T0। तो जो T मैक्स हमें मिलेगा इस तरह के इस सवाल में, वो 1.125 टाइम्स T0 होगा, या 9/8 टाइम्स T0 आप कह सकते हैं। तो ये जो T मैक्स आपको आ रहा है, दिस इज 9/8 टाइम्स T0। ठीक है, T मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे, आप चाहें इस लाइन को कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए, मिटा दीजिए, ठीक है, हटा दीजिए। तो वही ग्राफ जो था वो VT पर कुछ इस रास्ते जा रहा था। ठीक है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो आपका 9/8 टाइम्स T0 हो गया। T0 क्या था, जो A पर था और जो B पर भी था, तो वहाँ से वो 1.125 टाइम्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, पैराबोला नेचर हो गया। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता था इस छोटे से सवाल में, जिसमें आपको इनिशियली क्या दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन बहुत कम थे, लेकिन पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। PV ग्राफ दिया हुआ था, और सिंपली बोला एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसको A पोजीशन से B पोजीशन तक लाए हैं। कुछ इस तरह लाए हैं कि P0 हमारा हो गया है डबल कितना, आधा, P0 हो गया है हमारा P0/2, और V0 हो गया है हमारा डबल 2V0। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको दी हुई है। हो सकता है ग्राफ भी बना के ना दे, लैंग्वेज में ही लिख दे। तो A से B तक जो लाया गया वो लेकिन स्ट्रेट लाइन के थ्रू लाया गया है ना। और अब देखिए पूछने के लिए कितनी सारी बातें आ गई, आ गया पूछने के लिए कि भाई बताओ टेम्परेचर का क्या स्थिति है। तो भाई टेम्परेचर इनिशियल में जितना है उतना ही फाइनल में रहेगा, लेकिन बीच में चेंज करता रहेगा। शुरू में बढ़ेगा, बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, बाद में फिर जहाँ था वहाँ आ जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा मैक्सिमम से। किस जगह पर ऐसा होगा, तो भाई ये शुरू में V0 था, ये था आपका 2V0, ठीक बीच में
3/2 V नॉट पर आपका ऐसा होगा। क्या होगी टेम्परेचर की वैल्यू? अगर शुरू में टी नॉट थी तो बढ़ते बढ़ते वो 9/8 टाइम्स टी नॉट हो जाएगी या 1.125 टाइम्स टी नॉट हो जाएगी। और उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो होगा 3/2 टाइम्स वी नॉट। अगर करस्पॉन्डिंग प्रेशर मांगे तो भाई जब एक वॉल्यूम मिल ही गया है, टेम्परेचर मिल गया है, तो प्रेशर भी तो निकल ही जाएगा ना। इस जगह पर अगर मान के चलो आपको ये पूछ ले कि भाई बताइए प्रेशर का क्या हुआ, प्रेशर कितना है, तो प्रेशर में क्या करना है, आपको वॉल्यूम तो पता है 3/2 वी नॉट, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए वही कर लेते हैं। आपको पता है कि पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू, प्रेशर चाहिए आपको वहां पर, और वॉल्यूम आपको मालूम देखिए 3/2 वी नॉट, और टेम्परेचर भी आपको मालूम, बोलिए कितना, 9/8 टाइम्स पी नॉट। टेम्परेचर 9/8 टाइम्स टी नॉट। जो निकाले किस पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे टी मैक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर यहां से आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए टी नॉट कैंसिल हो गया, वी नॉट से कैंसिल हो गया, और ये 2 देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ऊपर जाएगा, इसको भी 3 से उड़ाइए ना, तो 4/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, आप ठीक से कर लीजिएगा, तो 4/3 टाइम्स पी आ गया, दैट इज पी नॉट। तो अब आपको तो चाहिए था पी, तो पी हो गया 3p0/4, मतलब 0.75 टाइम्स पी नॉट, है ना। मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट चाहिए तो 3/4 टाइम्स पी नॉट, जहाँ ये था आपका पी नॉट और नीचे में यहाँ था p0/2, ठीक है। तो इक्वल ही घटा है, एकदम बीच में है, बीच की ही बात हो गई, मतलब 0.75, 1 से यहाँ पर ये हाफ है तो ठीक उसके बीच का 0.75, मतलब एकदम सिमेट्रिकल है ना। तो कहने को ये बात हो जाती है सिमेट्रिकल है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर वीटी पे ग्राफ पूछ लिया तो वो फिर पैराबोलिक साबित करने के लिए फिर आपको जैसे इक्वेशंस के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप एक बार दोबारा चला के देख लें, इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स का डिस्कशन हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स आए हैं। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम आईटी एडवांस लेवल का है, और पहले भी जब आईटी मेंस वगैरह लिया करती थी, जब स्क्रीनिंग और मेंस का समय हुआ करता था 2005 से पहले का समय, तो उस समय में भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है आईटी मेंस में पूछे जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। और क्या किया गया है कि इसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस इंफॉर्मेशन में ऐसा दे के आपसे कई सारी बातों को ऑब्जेक्टिव बना के जगह जगह पर पूछा गया है। तो कई सारे टेस्ट के थ्रू आप गुजरते हैं, तो आपको यहाँ इस वाले प्रॉब्लम को सिर्फ अच्छे से समझ लो, याद कर लो कि कहाँ पर क्या वैल्यू थी और ऐसे केस में क्या क्या हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा चीज़ आपको एग्जाम में बैठ के बनाना है, नहीं, कैसे आया इसके लिए मैंने ये सब डील किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उन रिजल्ट्स को आप अच्छे से याद रख लो कि भाई हाँ पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है ना। और ज़रूर कोशिश करो कि भाई कैसे कैसे आया वो एक बार आप अपने से आराम से समय दे करके, जो लग जाए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इवन एक दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन अगर आपने इस तरह के 1-2 प्रॉब्लम्स कर लिए, है ना, अगर कम से कम इस प्रॉब्लम को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आम स्टूडेंट से आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसीलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर में मैंने यहाँ पे डाल दिया है डाउट के रूप में, तो इससे देखोगे आप फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो चलिए यहाँ तक अच्छे से क्लियर करके रखिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मन लगा के पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।